स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में। पीछे आप देख पा रहे होंगे नामांकन के लिए ये प्रवेश द्वार जो है उसके सामने हम मौजूद हैं। आपको बता दूं घोसी लोकसभा में 7वें व अंतिम चरण में चुनाव होना है, यानी 1 जून को घोसी लोकसभा में चुनाव होगा और चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है आखिरी चरण के चुनाव के लिए वो आज से शुरू हुई है। आज 7 मई है और 14 मई तक यह प्रक्रिया चलनी है, जहां तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पर्चा खरीदना शुरू किया है और अब आने वाले दिनों में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में हम यहाँ तमाम जो पत्रकार मौजूद हैं, मैं कहूँगा अब कैमरा उधर की तरफ घुमाएं और चलते हैं हम आगे बढ़कर। यहाँ जो तमाम पत्रकार मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे घोसी लोकसभा का चुनावी माहौल क्या है और किस तरीके की स्थिति घोसी में देख रहे हैं पत्रकार। क्योंकि पत्रकार तमाम जगह पर जाते हैं क्षेत्र में और स्थिति से इनसे बेहतर कोई वाकिफ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय यादव। और पहले ही नाम पूछ लिया आप तो। हाँ, तो ठीक है, नाम हमने पूछ लिया, लेकिन क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपके नाम से असर नहीं पड़ता है। आप निष्पक्ष होके वास्तव में जो स्थिति है घोसी लोकसभा में वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं? राजीव राय को लड़ा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए से ओम प्रकाश राजभर के बेटे खुद मैदान में है, यानी ओम प्रकाश राजभर समझ लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं। बालकृष्ण चौहान बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अभी तक जो हम लोगों ने सर्वे किया है मऊ तक न्यूज के माध्यम से जो मैंने सर्वे किया है, तो अभी तक देखा जा रहा है कि जो चुनाव है अभी लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं। तो क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि नामांकन हो जाए और इसके बाद जनता बोलने के लिए तैयार होगी। मगर इस समय की अगर बात कर ली जाए, जहां तक मैंने सर्वे किया है, कुछ सर्वे में निकल कर आया कि समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वो मजबूत होता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है वो ये हो गया है कि जो बीजेपी ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बीजेपी होती तो बीजेपी टक्कर में होती, शायद बेहतर परिणाम होता उसका। मगर ओम प्रकाश राजभर के रहने की वजह से जो बीजेपी का पिछले उपचुनाव में जो वोट देखा गया था किनके साथ, दारा चौहान के साथ, वही गतिविधि इस समय भी देखी जा रही है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की और बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अंदर अंदर विरोध भी है? हाँ बिल्कुल, ये चीजें तो देखने को मिलती हैं। हम लोग जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं क्षेत्र में, जब निकलते हैं तो चीजें निकल कर आती हैं कि बीजेपी होती कमल होता निशान, तो हम लोग सोचते हैं। मगर ओम प्रकाश राजभर है और चूंकि ओम प्रकाश राजभर का भरोसा नहीं है कि ये चुनाव जीतेंगे तो बीजेपी के साथ रहेंगे ही, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है इनके जो एक टैग लगा हुआ है कि ये पता नहीं कब चले जाएंगे। खैर, कोई भी पार्टी का नेता कोई भरोसा तो है नहीं कब कहाँ चला जाए। अभी जौनपुर की स्थिति आपने देखा ही कि रात में अभी एक तरफ वो पति प्रेस वार्ता कर रहे थे, पत्नी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही थी, तो नेताओं की अलग बात है। मगर ओम प्रकाश राजभर का जो है ना, उस चीज को लेकर लोगों में रिएक्शन है। अब वो चीजें अलग बात है कि जैसे आखिरी चरण में चुनाव है तो कितना बीजेपी यहाँ पे मेहनत करती है, एनडीए गठबंधन कितना मेहनत करके लोगों को अपने तरफ कन्वर्ट कर पाता है। मगर स्थिति इस समय देखा जाए तो सपा की स्थिति बेहतर है। क्या नाम है आपका? सनी गुप्ता। क्या कहाँ के पत्रकार हैं? वैसे तो हम इंदारा के ही हैं, लेकिन अभी से फील्ड वर्क चल रहा है तो हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर एक गांव, हर एक चट्टी, हर एक बाजारों में जा करके कवरेज कर रहे हैं और लोगों की राय क्या है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जानना है कि इस बार लोग मुद्दे पे वोट देंगे या नेताओं के चक्कर में आकर के दारू और पैसे पे बिक जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या देख? अभी तो देखिए माहौल तो जो है कि मुद्दे पे ही चल रहा है और घर की जो बाहर की लड़ाई है और जो दल बदलू नेताओं की लड़ाई है, जनता ये सोच रही है कि ये दल बदलू नेता हैं, जैसे कि अरविंद राजभर यहाँ से बनाए गए एनडीए के प्रत्याशी और इधर इंडिया के प्रत्याशी बनाए गए हैं आपके राजू राय। तो इन दोनों में जो कांटे की लड़ाई बताई जा रही है और तीसरे जो प्रत्याशी हैं भाजपा से बालकृष्ण चौहान भी, वो भी आ गए हैं। तो यानी कि उनके आने से कुछ ना कुछ हमें लगता है कि जहां तक जो जनता का रुझान निकल करके आ रहा है वो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। बिल्कुल बीजेपी का नुकसान होगा भाजपा के प्रत्याशी के आने की वजह से, और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में आ जाएंगे राजीव राय। तो देखिए ये भी एक पत्रकार हैं जिन्होंने बताया बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी का नुकसान करेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान भी दिया था कि उन्होंने बसपा का प्रत्याशी सेट कर दिया है जो कि सपा के गले की फांस बन जाएगा। लेकिन ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, देखिए और भी पत्रकार हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा लोगों से बात करूं क्योंकि वो तमाम लोग जो हैं आपने बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह, पत्रकार। आप एक पत्रकार हैं, एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में,
तो जाहिर सी बात है क्षेत्र की स्थिति से भी वाकिफ होंगे। क्या माहौल देख रहे हैं घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा में माहौल ठीक ठाक है। सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और मुद्दे बना रहे हैं। अभी लग रहा है कि चुनाव अभी इक्वल पे चल रहा है और कौन पार्टी कितना अपने पक्ष में आकर्षित कर लेगी उसके अनुसार जीत हार होगा। चुनाव लड़ रही हैं, मुद्दे बना रही हैं, लेकिन क्या मुद्दे बन रहे हैं और कौन बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाएगा? आगे की स्थिति क्या होगी? सर्वप्रथम मैं बात करूंगा यहाँ पर सत्ता में जो सत्ताधीश पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं लोग, तो सत्ता के लोग मुद्दे बना नहीं पा रहे हैं। मऊ एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जिला है, इसकी विकास की अगर स्वरूप देखा जाए तो कहीं लखनऊ और प्रयागराज और वाराणसी महानगर पीछे हो जाएंगे जो इसकी नींव में विकास था। बहरहाल यहाँ पर विकास अधूरा है, मतलब विकास रुक गया है। थोड़ा बहुत काम होता है कि जब वाराणसी में फ्लाईओवर नहीं थे, अब जो बने हैं, मऊ में 20 साल पहले वैसे फ्लाईओवर हुआ करते थे और हैं भी। तो मऊ की विकास की रफ्तार तो बहुत तेज थी। तो मऊ में इस समय चुनाव में विकास पर बात न करके 5 किलो राशन पे बात किया जा रहा है, शौचालय बात किया जा रहा है। ये बड़ी विडम्बना है और वो मऊ के लोग स्वीकार कर रहे हैं जिन्होंने एक विकास का मॉडल पूरे देश को दिया। ये विडम्बना है और सत्ताधीश पार्टियां हैं अपने मुद्दे पर रखेंगे, लेकिन शायद जनता अपने मुद्दों को बना नहीं पा रही है। मऊ के लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या एनडीए के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है, सत्ता है, तमाम जाति समीकरण हैं, उनका माहौल बन रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के और तमाम लोग हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं और उनके भी बातों में मुद्दे तो हैं, लेकिन उनका भी जातीय समीकरण है। तो पूरा ये जो चुनाव जो है घोसी का जातीय समीकरण पर सेट हो गया है। जो सामने आपके राजीव राय हैं, वो सपा के, वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अब जनता मुद्दों पर कितना जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि जो चुनाव है पार्टियों के इशारों पर चल रही है। तो ये कहा ना कि विडंबना है कि पार्टियों के आधार पर चुनाव हो रहा है, स्थानीय मुद्दे जनता के बीच से गौड़ होते जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। मऊ में जहाँ पर रोजगार के इतने साधन थे कि आसपास के जिले के लोग मऊ में आके काम करते थे, बगल में ही एक कातन मिल है, अभी उसको ये तो बेच दिया गया और व्यापारियों के हाथ में बेचा जा रहा है। जो सरकार की संपत्ति है उसको व्यापारियों को दिया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो व्यापारी वहां पर कितने उद्योग लगाएंगे सबको पता है। आप जाके देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में 10% उद्योग है, 90% में आवास बना के वहां पर मजे ले रहे हैं। पूरा विलासिता का केंद्र है औद्योगिक केंद्र। वहां पर बड़े बड़े व्यापारी हैं जो उद्योग करते हैं 1% और 99% में विलासिता का अपना अड्डा बनाए हुए हैं। तो ये है। तो उसी तरह एक सबसे बड़े उद्योग केंद्र को व्यापारियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। ये एक बड़ी विडंबना है और विडंबना सबसे बड़ी बात है कि उसको प्रचारित किया जाता है और उससे भी बड़ी विडंबना है कि जनता स्वीकार करती है और जिंदाबाद करती है। तो ये मऊ का माहौल है और उसी पे मऊ का चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ की जनता तो हमेशा सत्ता की बगावत में रही है, इसका इतिहास रहा है। संजय जी, आपने कहा कि भाजपा के लोग भी एनडीए उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं अंदर अंदर। ये बता रहे हैं मऊ की जो पब्लिक है वो भी स्वीकार कर रही है एनडीए को और एनडीए प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहा है। नहीं, जो इस क्षेत्र में जो सर्वे की बात कर लिया जाए तो इधर करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जब हम घोसी की तरफ जाते हैं तो वहाँ की जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो चीजें यहीं लेकर आ रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पे ये चुनाव है, घोसी की बात कर लिया जाए तो हमेशा एक चीज रहा है कि बगावती सुर रहा है यहाँ पे। पिछला भी चुनाव देख लिया जाए, कई ऐसे चुनाव देखे गए जो बगावती सुर रहे हैं यहाँ पे। वो सत्ता के साथ नहीं गए हैं, चाहे कितना भी बड़ा भी नुकसान हुआ हो, वो हमेशा सत्ता के विपरीत रहे हैं। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी का मैंने इसलिए नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। एक चीज जो मैंने देखा कि 18 चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के और जिसमें 13 बार राय साहब यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। ये भी एक आंकड़ा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है कि जो राय साहब लोगों की राजनीति है वो हर पार्टी में सेट रही है और ज्यादातर यहाँ से प्रत्याशी जीतते रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल से आए हैं। तो हो सकता है कि जो प्रत्याशी है राजीव राय, उनका जो स्थिति ये भी हो सकती है। और दूसरी बात, मुद्दे की तो बात हो नहीं रही है। सबसे बड़ी जो बात हो, अगर मुद्दे की बात हो कि किन पे मुद्दे पे चुनाव एनडीए लड़ रहा है, किन मुद्दे पे चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो जो मुद्दे की चुनाव हो नहीं रही, जाति
पक्षपात की बात हो रही है और जम के हो रहा है, और सभी लोग अपने अपने जाति के आधार पे वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। जात मुद्दा सभी लोग भूल चुके हैं। तो इस वजह से एक चीज जो निकल कर आ रही है कि 18 बार में से 13 बार राय साहब लोगों का कब्जा होना। दूसरी बात कि मऊ जिले में रायगढ़ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। जैसे घोसी बेल्ट में चौहानगढ़ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आजमगढ़ से भी आकर यहाँ पे चौहान बनते रहे हैं, बलिया से भी, गाजीपुर से, में हर जगह से, क्योंकि ये बेल्ट ऐसा है। राजभर को भी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि घोसी राजभर और चौहान का बेल्ट रहा है। ये इसी तरह यही जो चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति, तो मऊ भूमिहारों जाति का गढ़ रहा है, तो उसको डिनाई कर सकते हैं नहीं है। लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में जो तीनों प्रमुख पार्टी के प्रत्याशी हैं, तीनों जातियों का किला यहाँ पर मतलब कि झंडा फहर चुका है। हालांकि जो गढ़ है वो भूमिहारों का ही है, लेकिन बीच बीच में राजभर और चौहानों ने अपना कब्जा करके दिखाया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। और माना जाए तो जो घोसी का चुनाव है, तो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके कार्यों के आधार पर थोड़ा चुनाव खड़ा हुआ है। लेकिन माना जाए तो कहा ना कि यहाँ का चुनाव इतने जातीय गठबंधन में बधा हुआ है कि उसे तोड़ना थोड़ा कठिन है। अब देखा जाए कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जो भूमिहार किला है उसको बचाना, समाजवादी पार्टी को यहाँ बचाना, और जो बात चल रही है देश में, जो लहर चल रही है सत्ता के विरोध, उसको बचाना। क्योंकि यहाँ पर जो सत्ताधीश पार्टी है वो अपने सारे हथकंडे अपना रही है। यहाँ की ऐसे ऐसे नेता को अपने पार्टी में शामिल कर रही है जिसको 2-4 साल से अपने पीछे दौड़ा रही थी, अंत में उनको भी अपने पार्टी में शामिल कर ली ताकि माहौल बना रहे। तो ऐसा कुछ चला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर युवाओं के मुद्दे गौड़ है, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो सत्ता के लोग हैं वो 5 किलो राशन अपना लगातार चिल्ला रहे हैं, और 5 किलो राशन को विपक्ष काटने में जुटा हुआ है, लेकिन सत्ता ने रोजगार की बात कर रही है। और ये मायने रखना है कि विपक्ष रोजगार के मुद्दों को कितना हवा दे पाता है। विपक्ष रोजगार के मुद्दों को जितना हवा देगा, जो तमाम चीजें हैं, काम धंधे हैं, तो उतने लगता है कि जो सत्ता के जो समीकरण है वो फेल मारेंगे। अब ये विपक्ष पे ही निर्भर करता है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो जनता के बीच में जो उनके मुद्दे हैं उनको जिंदा रख पाते हैं कि नहीं। हाँ, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजीव राय, वो अपनी बातों को, अपनी बातों को लोगों को कितना समझा पाते हैं। मगर एक चीज राजीव राय के लिए बड़ा वो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए और समाजवादी पार्टी की बात कर लिया जाए, क्योंकि इस चुनाव में एक चीज और देखने को मिलेगा। घोसी का ऐतिहासिक चुनाव होता ही है, जब भी होता है, इसमें दोनों राष्ट्रीय स्तर पार्टी का सिंबल नहीं है। ये देखिए, ये भी एक बात को नकारा नहीं जा सकता, डिनाई नहीं किया। पहली बार हुआ है ये, आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि दोनों राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों का सिंबल ही नहीं है। और एक पहली बात, और दूसरी बात, राजीव राय के लिए यहाँ पे खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का एक सीट निकलता है, नहीं भी निकलता है, राजभर जी क्या खो सकते नहीं। हाँ, मगर राजभर जी के खोने के लिए बहुत है। उनके बेटे को स्थापित करना, ये बड़ी चुनौती है। उनको जिस तरह से वो अपनी बातों को बयानबाजी करते रहे हैं, 2.5 लाख वोटों से मैं आगे चल रहा हूँ, ये बड़ी चुनौती है। मंत्री रहते हुए और बेटा हार जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है इसको। क्योंकि पिछले चुनाव में बड़ी जो सबसे ज्यादा शिक्षा लेदर हुई थी उपचुनाव में, वो दारा सिंह चौहान की कहीं चर्चा ही नहीं हुई। चुनाव जितना फोकस किया गया ओम प्रकाश राजभर पे, क्योंकि बयान तो भाई हर जगह यही दे रहे थे। अब शुरुआत यही हुआ है कि जो पाने की है वो ओम प्रकाश राजभर को है, खोने के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या है। अगर मान लीजिए एक सीट नहीं भी निकलता है तो नहीं निकलता, अगर एक भी निकल भी जाता है तो इससे कौन सा समाजवादी पार्टी को, मुझे लगता है कि एक स्थान स्थापित कर लेगा। मगर ओम प्रकाश राजभर के लिए और भी चीजें निकल कर आएंगी कि अरे भाई साहब, आप मंत्री अब अपने बेटा को कर ही नहीं पाए, जबकि गढ़ है ये। देखा गया है यहाँ पे कि राजभर अच्छा खासा वोट है, चौहान अच्छा खासा वोट है। यहाँ पे बीजेपी के लिए देखा जाता है कि पिछला भी हरिनारायण यहाँ से चुनाव जीते भी थे। तो एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि कितना वो लोगों को कन्वर्ट कर पाते हैं अपने तरफ। बिल्कुल, आपने ये बताया। और आपने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर चुनाव होता है, वो जाहिर सी बात है यूपी बिहार में खास कर होता है, पूर्वांचल में होता है। और ये भी कहा चौहान समाज का किस तरीके से गढ़ माना जाता है, अच्छे खासे मतदाता हैं चौहान समाज से आने वाले, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स माने जाते हैं। चौहान समाज के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री तक बना दिया चुनाव हारने के बाद भाजपा ने। लेकिन अब बसपा ने बाल कृष्ण चौहान को प्रत्याशी ही बना दिया है, और ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान भी दिया था इससे पहले कि उन्होंने प्रत्याशी सेट कर दिया है। तो
इस पे क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पार्टी जो उम्मीदवार सेट करने में असफल सिद्ध हो गए हैं। वो सुनने में आ रहा है कि पुनः उम्मीदवार सेट करने के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपना समीकरण सेट कर रहे थे उसमें सपा ने कहीं ना कहीं अभी तक सफलता हाथ मार ली है। ओम प्रकाश राजभर पीछे हट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस वोटरों के सहारे विजय का पताका फहराने आए थे वही वोटर उनसे कटता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें चौहान की, तो चौहान वोटरों में चौहान प्रत्याशी खुद हैं, और चौहान जो भाजपा का मूल वोटर माना जाता है वो योगी मोदी का है, ओम प्रकाश राजभर का है नहीं। जब आप जाएंगे ना ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ महिलाएं कमल के फूल के दीवाने हैं, छड़ी के दीवाने नहीं हैं। और ओम प्रकाश राजभर के बेतुके बयान से हर वर्ग दुखी है, जो अंड बंड संड कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उनको लगता है कि जो उनका मूल वोटर है वो अंड बंड संड सुन करके खुश रहता है। तो जाहिर सी बात है जो उनके मूल वोटरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंड बंड स्वीकार नहीं करते हैं। जिन लोगों के पास थोड़ी सामाजिक समझ नहीं है और तमाम चीजें हैं वो अंड बंड सुन लेते हैं, मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं। और वो लोग नहीं पूछ पाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री रहते क्या करते हैं समाज के लिए। उनके पास एक माहौल बनेगा कि मैं सुहेल देव का माहौल बना रहा हूँ। तो एक जाति जो आपका प्रभाव है, गर्व है, तभी तक सिद्ध रहेगा जब आपके पेट में अनाज रहेगी। तो ओम प्रकाश राजभर पेट में अनाज की बात नहीं करते हैं, पेट में यानी कि रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो केवल सुहेल देव के गर्व की बात करते हैं। तो गर्व कब तक रहेगा? जैसे यही चीजें हैं, चुनाव ओम प्रकाश राजभर का बस उनके बेतुके बयान की वजह से पीछे है। और जो यहाँ पर वोट है भाजपा का वो कमल के फूल का है, छड़ी का है नहीं। तो छड़ी पर वोट कराना बड़ा कठिन है। और आपने बात किया दारा सिंह चौहान की, वो दारा सिंह चौहान हो या तमाम बड़े नेता हों राजभर समाज के भी यहाँ से, वो कतई नहीं चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर चुनाव जीते। सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जब यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे तो न दारा की दाल गलेगी, न विजय राजभर की दाल गलेगी, न हरिनारायण राजभर की दाल गलेगी। और सारे जितने नेता हैं वो किसी पार्टियों के हों, वो लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर मतलब चुनाव जीते। अंदर भाजपा में इतनी विरोध है कि ऐसे मतलब क्या कहा जाए, कुछ व्यक्तिगत बातें हैं कि मजबूरी है, नहीं तो के ससुर के वोट दी, ऐसी सी बातें चलती हैं। हाँ हाँ, मतलब एनडीए का सिंबल कमल ना होने का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो भुगत रही है और उसी के लिए ओम प्रकाश राजभर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर वहां वोट मांगने जा रहे हैं जो भाजपा का कभी वोटे नहीं देते हैं लोग, भाजपा की विचारधारा को। जैसे मुस्लिम बस्तियों में ओम प्रकाश राजभर जा रहे कर रहे हैं कि पिछड़ी बढ़िया छड़ी के जितौले वाला लोगन बढ़िया जिता दा, यानी कि अब्बास अंसारी को जिताया था, इस बार जिता दीजिए। तो ओम प्रकाश राजभर ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की विचारधारा से मैं अलग हूं, मेरी विचारधारा वही है जो मेरी पुरानी विचारधारा थी। तो ओम प्रकाश राजभर इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मऊ के जो मुस्लिम हैं वो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे चतुर मुस्लिम है। तो उनको भुलवाना या भ्रमित करना बड़ा कठिन होता है। बड़े यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग संगठित हैं, उसका वोट लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो चुनाव है, जो मूलतः आपने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि घोसी लोकसभा में 4 लाख सवर्ण वोटर हैं और 4 लाख सवर्ण अपने मुद्दा तय करने में असफल होते हुए दिख रहे हैं। अगर वो सफल हो जाएंगे, मुझे लगता है कि जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आके अंडबंड बयान देते हैं और बातें करते हैं, वो सफल नहीं होंगे। लेकिन अब ये देखना है कि जो कहने को सवर्ण हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कितने उनके अंदर गर्व है, ये चुनाव बताएगा। कि केवल मोच पर ताव दे के घूमते हैं या उनके दिमाग में भी कुछ है, ये बताएगा। अन्यथा अंडबंड गालियां आप भी सुनते हो कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं किस तरह से खुले मंचों से बदतमीजी से बातें करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गाली सुन लेंगे, वोट देंगे, तो ये तमाम चीजें आ रही हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में कौन जीतेगा। फिलहाल यहाँ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, कोई भी जीतेगा मामूली वोटों से जीते हारेगा। बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम सारे घोसी लोकसभा के स्थानीय पत्रकार थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से घोसी लोकसभा में चुनावी माहौल बना हुआ है। और वाकई घोसी लोकसभा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो चुका है, लेकिन विजय किसके नसीब में होगी ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।